Good morning, all of you. Good morning, BSc B.Ed second year and BSc फर्स्ट ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। आज हम केमिकल काइनेटिक में न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले अपने एग्जाम्पल देखते हैं। किसका एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं आज अपने एग्जाम्पल देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का। सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? SO3 बनता है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाने पर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, SO3 की फॉर्मेशन होती है। तीनों के तीनों गैसीय मीडियम में है, गैसीय माध्यम में है। आज इस एग्जाम्पल का हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालेंगे, यानी गायब होने की दर, यानी बनने की दर, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ कंजम्पशन। रेट ऑफ फॉर्मेशन को अपने क्या बोलते हैं, निर्माण होने की दर, यानी रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस वर्ड का यूज, फॉर्मेशन वर्ड का यूज प्रोडक्ट की फॉर्म में किया जाता है। प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट खत्म होता है, रिएक्टेंट गायब होता है, रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है, तो उसके लिए अपने डिसअपीयर वर्ड का यूज करते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपीयर निकालेंगे, रेट ऑफ क्या निकालेंगे, अपीयरेंस निकालेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालेंगे। बच्चों सारे आ जाओ फटाफट। BSc B.Ed सेकेंड ईयर वाले बच्चे अपने ग्रुप में मैसेज कर दो कि क्लास शुरू हो चुकी है। जल्दी आ जाओ बच्चों, टाइम बहुत कम है अपने पास। 9 बज चुके हैं और अपने क्लास को शुरू करने जा रहे हैं आज की। तो न्यू टॉपिक शुरू करेंगे अपने। रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेंगे, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेंगे। कौन से टाइप्स हैं, वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों, देखो। अगर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स प्लस O2, हाफ O2 की रिएक्शन करवाएं, गिव्स SO3 देता है ये। तो अगर इसका रेट निकालना है हमें, सबसे पहले रेट निकालना है, रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, अभिकारक के सापेक्ष इसका अभिक्रिया का वेग निकालना है। सल्फर डाइऑक्साइड अभिकारक है और O2 अभिकारक है, यानी दोनों के दोनों रिएक्टेंट हैं। तो इसके बिहाफ पे जो हम रेट निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ कंजम्पशन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ कंजम्पशन, यानी गायब होने की दर, यानी खत्म होने की दर। कंजम्पशन और डिसअपीयरेंस का मीन एक ही है। आपको बताया कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डाउनवर्ड जाती है, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती रहती है, इसलिए डिसअपीयर वर्ड का यूज किया है और कंजम्पशन का वर्ड यूज किया है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे पहले देखने जा रहे हैं रेट। अगर सल्फर डाइऑक्साइड के रेट के बारे में बात करें तो रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अगर अपने बात करें तो क्या आएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या आएगा बच्चों, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टाइम, यानी समय के सापेक्ष सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता में परिवर्तन। वो परिवर्तन कैसा हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है परिवर्तन कैसा हो रहा है बच्चों, ऋणात्मक हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, मतलब कंसंट्रेशन में कमी आ रही है। ये नेगेटिव सिंबल क्यों लगाया था मैं आपको पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ ये बात कि हम नेगेटिव का सिंबल क्यों लगाते हैं यहाँ पर। और नेगेटिव यहाँ पर क्या बताता है अपने को, नेगेटिव बताता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट आ रहा है, कमी आ रही है। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ कंजम्पशन। अगर हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस O2 के बारे में बात करें, ऑक्सीजन के बारे में बात करें, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2, चेंज को डेल्टा से शो करते हैं, चेंज विद चेंज इन टाइम रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष O2 की सांद्रता में परिवर्तन जो कि ऋणात्मक है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। चलें आगे। इस तरीके से हमने लिख करके आना है, एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है, एग्जाम्पल समझाते हुए। आपको मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल करवा चुका हूँ, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल प्रूफ करते हुए एक्सप्लेन करना है। चलें बच्चे आगे। अब रेट निकालना है हमें विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। हम रेट का मतलब क्या है, परिवर्तन, चेंज इन कंसेंट्रेशन और प्रोडक्ट, उत्पाद या अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, या तो कमी आ रही है या क्या आ रही है, बढ़ोतरी हो रही है, या इंक्रीमेंट लग रहा है या डिक्रीमेंट लग रहा है। डिक्रीमेंट को अपने शो करेंगे माइनस से, और इंक्रीमेंट को तो आपको पता है ये पॉजिटिव आता है। तो रेट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट सल्फर ट्राइऑक्साइड, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन यानी बनने की दर, है ना, ऑफ SO3 अगर निकालें तो रेट ऑफ अपीयरेंस क्या आएगा, इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इतने टाइम इंटरवल में चेंज इन टाइम
इतना कंसंट्रेशन में चेंज होगा, जो कि पॉजिटिव है क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में। इस तरीके से अपने रिप्रेजेंट करेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो वो कैसे निकाल लेंगे? अब हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। आपको ये मैंने बताया हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वल करने के लिए हमें उसकी स्टाइकोमेट्रिक से, जब भी जो भी आपको स्टाइकोमेट्रिक मिलेगा उससे तुरंत डिवाइड कर देना। यहाँ पर एक है, जहाँ पर कुछ भी ना लगाओ वहाँ एक लगा दो। जब भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो, इसका मतलब हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, गायब होने की दर और बनने की दर को रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वल लाना होता है। कहने का मतलब ये हम सारों को इक्वल करना है, मतलब यूनिटरी मेथड लगाना है, इकाई विधि लगानी है। जिसको ये सारी बातें समझनी हो वो प्रीवियस लेक्चर को अटेंड करे, अगर वो नहीं लगाया तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको सिंपल सी बात बताई थी मैंने कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, अभिक्रिया की दर निकालने के लिए उसकी स्टाइकोमेट्रिक से डिवाइड कर दो, उसकी रसमितीकरण से भाग दे दो। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या निकलेंगे? उसकी स्टाइकोमेट्रिक से डिवाइड करेंगे 1/1, ठीक है। डेल्टा SO2 यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पर इसकी स्टाइकोमेट्रिक क्या है? हाफ है, तो इसको मैं हाफ से क्या कर दूंगा? 1/1/2 कर दूंगा। समझ आ रही बच्चों बात? 1/2 कर दूंगा। और आपको बताया कि 1/1/2, ये 2 पलट कर ऊपर चल जाएगा और अंततः क्या आ जाएगा? लास्टली क्या आ जाएगा बच्चों? 2 आगे आ जाएगा। ऐसे समझ आई बच्चों बात? 1/1/2 का मतलब क्या होता है? ये 2 ऊपर चल जाएगा, ये इस तरीके से होगा, तो ये 2 आ गया, 2 लग गया। तो 2 मोल ऑफ O2, चेंज इन O2, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 1 मोल ऑफ SO2, 1 मोल ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ S2 के बराबर है। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, अगर इसका 1 मोल खत्म हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, तो इसके 2 मोल डिसअपीयर करने पड़ेंगे, तब जाकर के रेट ऑफ रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड के इक्वल आएगा, बराबर आएगा ऑक्सीजन का। ये बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर 1 है स्टाइकोमेट्री, तो 1/1 कर दो। तो ये अब इजिकल आ गया। अगर इसको लास्टली देखें तो लास्टली फॉर्मूला निकल के आया ये वाला, कि अगर आपने इसको 2 गुना कर दिया तब जाकर के इसका रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल आ जाएगा। 1/1 लिखने की जरूरत नहीं होती बच्चों। ये रेट ऑफ रिएक्शन आया, इसको नोट कर लो बच्चों। मैंने आपको बताया कि जब भी आप वीडियो देखो, सबसे पहले वीडियो को वॉच आउट करो, देखो उसको, उसके बाद नोट्स बनाओ। सारी वीडियो देखो पहले, आपको टाइम ही टाइम है। आपको 1 वीक में 4 लेक्चर मिलने ही मिलने हैं, मिनिमम आपको 4 लेक्चर मिलेंगे। ओके, तो क्लासेस सारे लगवाओ, बच्चे सभी आओ क्लास में। बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत कम आ रहे हैं। सिर्फ मोस्टली बच्चे सिर्फ 20 बच्चे आ रहे हैं। और बच्चे बोलते हैं कि सर हम 12-20 पे क्लास लगाएंगे, 12-20 पे बच्चे मुझे नहीं मिलते। या इवनिंग में लगाओ तो कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो करो, उस डे तो क्लास लगाओ, अटेंड करो कम से कम। ओके बच्चों, चले आगे। चलो अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक अभिक्रिया को हम कितने तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिप्रेजेंटेशन। टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित करने के हिसाब से उसके प्रकार पढ़ने हैं। सबसे पहले आता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, औसत अभिक्रिया वेग। सेकंड आता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग। और फिर आता है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, यानी प्रारंभिक अभिक्रिया का वेग। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कि व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है वो अपने देखने जा रहे हैं बच्चों। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आज उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने एवरेज ROR औसत अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित किया जाता है। अगर मैं 1 लाइन में बोलूं तो एक फाइनाइट, अगर मैं डिफाइन करूं, एक फाइनाइट टाइम इंटरवल में होने वाली रिएक्शन, फाइनाइट टाइम इंटरवल में एक निश्चित समय अंतराल में होने वाली अभिक्रिया, जिसमें फाइनाइट टाइम लगे, फाइनाइट टाइम इंटरवल हो, जिसमें निश्चित समय अंतराल हो,
उस टाइम जो चेंज इन कंसंट्रेशन आता है, उस चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू फाइनाइट टाइम, विद रिस्पेक्ट टू फाइनाइट टाइम इंटरवल, निश्चित समय के अंतराल में होने वाली अभिक्रिया का दर उसकी औसत अभिक्रिया वेग कहलाती है। इसको कैसे निकालते हैं मैं अभी बताने जा रहा हूं बच्चों। सबसे पहली बात है, इसको अपने डेल्टा से लिखते हैं, डेल्टा से। जब भी आप डेल्टा वर्ड यूज कर रहे हो इसका मतलब आप एक फाइनाइट टाइम इंटरवल की बात कर रहे हो, एक फाइनाइट इंटरवल की बात कर रहे हो। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट एनी वन, यानी सांद्रता में परिवर्तन या तो उत्पाद की या अभिकारक की एक निश्चित समय अंतराल के सापेक्ष, एक फाइनाइट टाइम इंटरवल के रिलेटिव, है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू फाइनाइट इंटरवल टाइम के रिस्पेक्ट में जब चेंज इन कंसंट्रेशन आता है, जिसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर इसको कैलकुलेट करना हो तो इसको कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, इसको निकालेंगे किस तरीके से। आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में तो आता है डिक्रीमेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या आता है, चेंज नेगेटिव आता है, यानी वो कम होती है। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या आता है, चेंज पॉजिटिव आता है, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट लगता है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है और अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है। बात पता है। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, बच्चों ग्राफ बना लेना, मैं ग्राफ आपको बना के दिखा रहा हूं। ग्राफिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करें अगर अपने ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। मुझे पता है कि टी समय 0 पर, टी टाइम 0 पर इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं मैं पहले रिएक्टेंट के बिहाफ पे ग्राफ बना रहा हूं बच्चों, रिएक्टेंट पे ग्राफ बना रहा हूं। तो आपको पता है कि इसकी टी समय 0 पर क्या कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। मैंने पहले करवाया हुआ ये बात, जल्दी बताओ फटाफट। मैं क्या लिखूं यहां पर, जल्दी बताओ। बिल्कुल शाबाश, ए नोट। क्या होगी बच्चों, ए नोट। टी समय 0 पर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, ए नोट होगी। जैसे जैसे बच्चों टाइम बीतेगा आपको पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट आएगा। जैसे जैसे टाइम जाएगा, टाइम जा रहा है, बिल्कुल टाइम जा रहा है ना, वैसे वैसे इसकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी, है ना, कमी आनी शुरू होगी ना। अब मैं क्या करता हूं कि टी टाइम पर, किसी T1 पर, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, मैं मान लो यहाँ मान लो T1, यहाँ क्या माना तो T1 पर, किसी T1 पर इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी बच्चों, इस पॉइंट पर इसकी कंसंट्रेशन मैं मान लेता हूं क्या होगी, C1। एक मिनट रुको बच्चों, थोड़ा दोबारा बना लूं मैं। ये देखो मैं यहां पर मान रहा हूं T1 समय कहाँ मान रहा हूं मैं मान रहा हूं यहां पर। तो यहां पर कंसंट्रेशन क्या होगी, C1 होगी T1 टाइम पे, और T2 टाइम एक अनदर टाइम ले लिया, इसको मैंने मान लिया T2 टाइम। इस पर कंसंट्रेशन क्या होगी बच्चों इसकी, C2। क्या होगी, C2, है ना। ये T2 टाइम है और ये वाला T1 टाइम है, T1। तो T1 पे इसकी कंसंट्रेशन क्या है, C1। जैसे ही कुछ टाइम इंटरवल हुआ, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद T2 पे इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, C2 होगी, है ना। तो मैं एक फिक्स टाइम इंटरवल पे कंसंट्रेशन की स्टडी कर रहा हूं, चेंज इन कंसंट्रेशन की स्टडी कर रहा हूं, किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। तो आप मुझे बताओ कि यहां पर C1 की वैल्यू लेस देन होगी या ग्रेटर देन होगी, C1 की वैल्यू ज़्यादा होगी C2 से या कम होगी, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू फाइनल कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगी, या इसको मैं दोबारा बोलूं तो फाइनल कंसंट्रेशन की वैल्यू इनिशियल से कम होगी या ज़्यादा होगी, लिख के बताओ। मतलब मैं पूछ रहा हूं कि C2 की वैल्यू C1 से ज़्यादा होगी या कम होगी आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। अभिकारक की सांद्रता C2 कुछ समय बाद T2 पर बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी, शाबाश। तो C2 की कंसंट्रेशन लेस देन C1 से क्या होगी,
कम होगी, इसका मतलब C1 की कंसंट्रेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि T1 अभी टाइम लेस नहीं हुआ, जैसे ही कुछ टाइम इंटरवल हुआ तो C2 की कंसंट्रेशन कम होगी। इससे पता लगता है कि ग्राफिकल से देखें तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? डिक्रीमेंट आ रहा है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें चेंज की फॉर्म में, इसका अपने क्या लिखें, अगर मैं इसको फाइनाइट टाइम पे मैं लिखने जा रहा हूं इसका चेंज इन कंसंट्रेशन। आपको पता है कि अगर इसका चेंज निकालना हो तो फाइनल में से इनिशियल माइनस को माइनस करते हैं, तो फाइनल कंसंट्रेशन में से मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को माइनस करने जा रहा हूं, एंड फाइनल टाइम में से T2 में से इनिशियल टाइम्स को माइनस करने जा रहा हूं, यानी अंतिम समय में से प्रारंभिक समय को माइनस करने जा रहा हूं। तो जो वैल्यू आएगी ना वो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, एक फाइनाइट कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है फाइनाइट टाइम पे। तो उसको अपने जो रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, वो रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी से अपॉन डेल्टा सी से अपॉन में डेल्टा टी, मतलब इतने टाइम इंटरवल में इसकी कंसंट्रेशन में चेंज आया है। और जो कि चेंज कैसा आया है, अपने क्या सिंबल लगाएंगे आगे, इसमें क्या आया बच्चों, डिक्रीमेंट आया है, तो यहां क्या लगेगा, माइनस का सिंबल लग जाएगा। तो ये ग्राफिकली हमने देख लिया कि किसी T1 टाइम पे उसकी कंसंट्रेशन C1 थी, T2 टाइम पे उसकी कंसंट्रेशन C2 थी, C2 की वैल्यू कम है C1 से। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो आपको पता है चेंज इन कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम उसकी फाइनल में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करते हैं, और आपको पता है कि फाइनल कंसंट्रेशन की वैल्यू लो है इनिशियल से, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। इसका मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है, अभिकारक की सांद्रता में कमी आ रही है। इस तरीके से आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। और ये जो चेंज हो रहा है फाइनाइट टाइम में हो रहा है, एक निश्चित समय में हो रहा है, एक टाइम लग रहा है, इसको बोलते हैं डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने क्या निकाली है बच्चों, इसको बोलते हैं, हमने एक एवरेज निकाली कि इस पॉइंट को ले लिया और इस पॉइंट को ले लिया, दोनों पॉइंट को लेकर के हमने एवरेज निकाल दी, औसत निकाल दिया, जिसको डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। और ये क्या निकला हमारा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, औसत अभिक्रिया का वेग हमने निकाल लिया। बस याद रखना फाइनाइट टाइम। चलो बच्चों इसको करते हैं साफ, बना लो फटाफट ग्राफ, चलें आगे। चलो शाबाश बच्चों। ये अगर मैं बात करूं किसके लिए, प्रोडक्ट के केस में, अगर मैं ग्राफ बनाऊं P फॉर प्रोडक्ट के केस में तो ग्राफ कैसा बनेगा। अगर मैं ग्राफ बनाऊं प्रोडक्ट के केस में, आपको पता है कि T समय 0 पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, 0 होती है। तो ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, यहाँ शुरू होगा। तो धीरे धीरे उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी, है ना। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज होगी। ये ग्राफ है कंसंट्रेशन और ग्राफ है टी के बीच में, टी टाइम के बीच में, ये टी टाइम है, ओके, टी टाइम के बीच में, यहाँ लिख लो टी टाइम। अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, अब हम यहाँ देखते हैं कि किसी T1 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन क्या है, C1 है, और T2 टाइम पे अगर देखें तो इसकी कंसंट्रेशन क्या बच्चों आएगी, T2 टाइम पे क्या आएगी, C2 आएगी। क्या आएगी, यहाँ पर आ गई C1 और यहाँ पर क्या आएगी, C2। तो T2 पर C2 आ जाएगी। अब मुझे तुम खुद बताओ कि C2 की वैल्यू क्या होगी, C1 से ग्रेटर देन होगी, है ना। C2 की वैल्यू C1 से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। इसका मतलब C2 में से जब बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, C2 में से C1 को माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, जो ये हमें बता रहा है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। अगर इसका एवरेज निकालें, औसत निकालें, तो कैसे निकालेंगे, ये ग्राफ बना लो बच्चों। ग्राफ बन गया, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, मुझे पता है। तो यहाँ पर ये बॉक्स में बंद कर देना और बोल देना कि C2 की कंसंट्रेशन C1 से ग्रेटर है, ज़्यादा है। बच्चों मुझे पता है आप ये बातें सारी 12th क्लास में भी पढ़ चुके हो, लेकिन हमें रिवाइज करना है, हमारा पेपर पूरा आएगा, उसमें एक एक बात आएगी, और BSc में आप एक एक चीज़ डीप में पढ़ोगे। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं एज ए कंसंट्रेशन की फॉर्म में, आपको पता है C2 माइनस C1 चेंज इन कंसंट्रेशन, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, फाइनल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और उसके बाद T2 माइनस T1 अगर लिखें तो चेंज को अपने डेल्टा से शो करते हैं, जो कि एक फाइनाइट टाइम है, और डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी, जो कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज है, जो कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट है ना, जिसके निशान क्या आएगा, पॉजिटिव का आएगा, पॉजिटिव का आएगा, पता ही है ये बात। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मतलब एक वर्ड आपसे पूछा जाए, एग्जामिनर पूछता है कि सर एवरेज का मतलब क्या होता है, फाइनाइट इंटरवल टाइम। फाइनाइट टाइम इंटरवल में जितना भी
रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया, औसत अभिक्रिया वेग किसे कहते हैं? औसत अभिक्रिया वेग का मतलब होता है किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन समय के सापेक्ष औसत अभिक्रिया वेग कहलाता है। इस तरीके से हमें बात करनी है। चले बच्चे आगे। अब सेकंड टाइप का आने जा रहा है जिसको बोलते हैं अपने इंस्टेंट टाइप का। इंस्टेंट टाइप मैं आपको यही एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सेकंड टाइप जो आ रहा है बच्चों उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन यानी तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग। अब इसका मतलब क्या है? इंस्टेंट का मतलब क्या है? अगर हम बात करें बच्चों, सिंपल सी वही ग्राफ बनाएंगे, तुम्हें समझाएंगे। अब मैं यहाँ पर फिर वो देख रहा हूँ रिएक्टेंट का, यहाँ पर T1 टाइम ले लूँ मैं, T यहाँ पर 0 है, और मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ T1 टाइम, और यहाँ पर T2 टाइम। T2 टाइम पे मुझे पता है कि ग्राफ में क्या आ रहा है, धीरे धीरे क्या आ रही, कमी आ रही है ना। ये अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ इसका तो ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पर A0 थी इसकी कंसंट्रेशन, वही ग्राफ बना रहा हूँ, तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है। एक मिनट रुको, थोड़ा सा दोबारा बनाता हूँ इसको, मैं सही नहीं बना। तो T2 टाइम अभी भी सही नहीं बना बच्चों। ये लो, अब ये देखो, अब T1 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन क्या है, C1 है, और T2 टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन क्या है, C2 है। ये तो हमने निकाला था एवरेज के केस में, है ना, ये हमने निकाला था एवरेज के केस में। अब मैं पूछ रहा हूँ इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता है इंस्टेंट टाइम, एक मोमेंट ऑफ टाइम, एक क्षणिक, एक क्षण पर इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। मतलब मैं इस क्षण पे पूछ रहा हूँ, इस क्षण पे, इसका मतलब ये है कि मैं इस क्षण पे पूछ रहा हूँ, इस क्षण पे, इस टी टाइम पे, जो ये टाइम यहाँ पर जो भी होगा, मुझे नहीं पता क्या टाइम होगा, इस टी टाइम पे कंसंट्रेशन क्या है, ये वाली कंसंट्रेशन क्या है। इंस्टेंट टाइम पे जो कंसंट्रेशन की बात करते हैं उसको कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। उस टाइम जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि इस टी टाइम पर इस यहाँ पर क्या रेट ऑफ रिएक्शन होगा, क्या चेंज इन कंसंट्रेशन आ रहा होगा, उसको बोलते हैं अपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो है सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है ना, जो डेल्टा टी है वो 10 to 0 हो जाता है। जहां पर टाइम इंटरवल 0 हो जाए, लगभग नेग्लिजिबल हो जाए, ना के बराबर, ना के बराबर, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल 0 हो गया, 10 to 0, है ना। जहां टाइम इंटरवल 0 हो जाए यानी 10 to 0 हो जाए, यानी लगभग 0 हो जाए, उस टाइम जो इंस्टेंट टाइम पर जो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं बहुत ही माइन्यूट टाइम इंटरवल में, बिल्कुल इंस्टेंट टाइम इंटरवल, बिल्कुल थोड़ा सा समय, उस थोड़े से समय में थोड़ी सी सांद्रता में परिवर्तन, यानी माइन्यूट टाइम पर वो माइन्यूट लेवल में कंसंट्रेशन में चेंज जब हम ऑब्जर्व करते हैं, जब हम देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपने इंस्टेंटेनियस। तो उस टाइम जो टाइम की रिस्पेक्ट में जो चेंज इन कंसंट्रेशन आता है, उस समय के सापेक्ष उस समय जो सांद्रता में परिवर्तन आता है, उस क्षणिक, उस मोमेंट ऑफ टाइम में चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सांद्रता में परिवर्तन समय के सापेक्ष, क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। बच्चों बात समझ में आई आपको? जल्दी बोलो। तो आपको ये बात लिखनी है कि डेल्टा टी 10 to 0, इसका मतलब आप क्या निकाल रहे हो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हो। उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या आएगा, स्लोप ऑफ टाइम, स्लोप ऑफ लाइन, ये स्लोप ही उसका आंसर होगा, यही उसका आंसर होगा, यही जो यहाँ पर बनाया ना स्लोप, यही स्लोप उसका आंसर होगा। अगर मैं आपको डिफाइन करूँ बच्चों, तो अगर आपको आंसर निकालना हो, दोबारा मैं समझाने जा रहा हूँ आपको, मतलब मैंने ये क्या पूछा आपसे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया, तो माइन्यूट लेवल पे क्या चेंज आया, तो माइन्यूट ही चेंज आएगा। इसको अपने कहते हैं इंस्टेंटेनियस या इंस्टेंट टाइम पर जो आएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। और ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा, इसका जो आंसर आएगा वो स्लोप ही आएगी, ये स्लोप ही हमें इसका आंसर देगी, स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ये स्लोप ऑफ लाइन है ना, स्लोप ऑफ लाइन यानी उसकी रेखा की ढाल, स्लोप ऑफ लाइन, ये स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, इट इज स्लोप ऑफ लाइन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इस ढाल की रेखा को ही हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। यहां से हम तात्क्षणिक वेग को
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं इस स्लोप से, ढाल से। ये बात लिख करके आनी है आपने। चलिए आगे। अब बच्चों इसको जो ये टाइम इंटरवल है जो है ना आपका, ये जो टाइम इंटरवल है ये बड़ा शॉर्ट टाइम इंटरवल है। इसको ये बोल सकते हैं कि एट शॉर्ट टाइम इंटरवल। क्या बोलेंगे? एट शॉर्ट टाइम इंटरवल, माइन्यूट टाइम इंटरवल, यानी इंस्टेंट टाइम इंटरवल पे जो चेंज आता है उसको अपने डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, स्मॉल डी से, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल डी का मतलब क्या होता है कि थोड़े से समय में, बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम पर, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कंसंट्रेशन में चेंज, नेगेटिव आ रहा है पता ही आपको, कंसंट्रेशन में चेंज जो होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम, ये टी है बच्चों, उस पॉइंट ऑफ टाइम में उस कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और इसे डी से अपने रिप्रेजेंट करते हैं। और नीचे एक बात लिख देना कि डेल्टा टी टेंड टू 0, इसको बॉक्स में बंद करके लिख देना। तो ये हमारा क्या आ गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में भी आ गया। और ग्राफ भी यहाँ ड्रॉ कर देना बच्चों। चलें आगे, चलते हैं आगे। अगर हम प्रोडक्ट की बिहाफ पे बात करें तो आपको पता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो T1 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? C1 होगी। और T2 पे क्या होगी? C2 होगी, है ना। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इंस्टेंट टाइम पे, इस T टाइम पर, इंस्टेंट टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी इस टाइम पर, है ना। तो मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? तो D चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू मोमेंट ऑफ टाइम dt, जो कि पॉजिटिव में आएगी, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, जहां डेल्टा टी टेंड टू 0 होगा। ओके, बना दोगे आप? दोनों ग्राफ बना दोगे बच्चों? चलूँ मैं आगे। ये मैंने आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन करवा दिया, सारी चीज़ें आपको मैंने ग्राफ भी बना के समझा दिए। आंसर कैसे आएगा इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस का? रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर कहाँ से आएगा? स्लोप ऑफ लाइन से, रेखा की ढाल से आएगा, जो आपने ढाल बनाई है। चलिए आगे। चलो बच्चों फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में, सारी बात समझ में आई जो मैंने समझाई है? दोनों रेट ऑफ रिएक्शन मैंने समझा दिए, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो, यस या नो, समझ में आ रहा है बच्चों? चलो अब हम इसकी थ्योरी करने जा रहे हैं, जो थ्योरी आपको एग्जाम में लिख करके आनी है। मैंने समझा दिया, लेकिन आपको नोट्स भी चाहिए, आपको थ्योरी भी चाहिए विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों क्लास में पूरा रहा करो, पूरी टाइम क्लास रहा करो। मैंने बोला आधे घंटे की या 35 मिनट की क्लास होती है आपकी, या 40 मिनट की। अगर आप 40 मिनट भी सिर्फ आपको सुनना है, लिखना नहीं है आपको, तो क्लास में रहा करो आप। मैं एक एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, कौन बच्चा क्लास में 40 मिनट रहा है, कौन बच्चा 5 मिनट क्लास लगा करके चला गया। मेरा कोई लॉस नहीं है, लॉस आपका होगा, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसी भी कंसंट्रेशन में चेंज आना, उसको क्या बोलते हैं अपने? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इकाई समय में क्रिया कारक या क्रियाफल, यानी क्रियाफल का मतलब उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अगर हम टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, औसत अभिक्रिया की वेग की परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं। As a theoretical, the rate expression give the average rate of reaction over the time interval। किसी टाइम इंटरवल में कंप्लीट होने वाली किसी भी रिएक्शन को, चाहे वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, उस चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन टाइम इंटरवल, एक फाइनाइट टाइम इंटरवल, जिसको डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दिस में बी एक्सप्रेस्ड एज, पर हिंदी पढ़ते हैं अपने आगे, औसत अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन में लगे उपयुक्त समय पर निर्भर करता है। कि एक समय लगा है, एक उपयुक्त समय लगा है, एक टाइम इंटरवल में होने वाले अभिक्रिया की और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? अपने औसत अभिक्रिया वेग बोलते हैं। अगर इसको अपने प्रदर्शित करें, इसको रिप्रेजेंट करें, तो रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, जो भी होगा, इन टाइम इंटरवल, एक फिक्स समय में, एक निश्चित समय में सांद्रता में परिवर्तन, चाहे वो अभिकारक है चाहे वो उत्पाद है, जिसको अपने डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर डेल्टा वर्ड का यूज किया जाता है। डेल्टा हमें बताता है कि एक फाइनाइट टाइम इंटरवल, एक निश्चित समय में वो अभिक्रिया हो रही है, वो रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है ना। अगर ये रिएक्टेंट है तो यहाँ सिंबल क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। अगर ये प्रोडक्ट है तो यहाँ सिंबल क्या आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। ओके, ये बात है, इसको इस तरीके से आपने लिख के आना एग्जाम में। अगर हम आगे बात करें, इसको इलेबोरेट करें, दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू मैकेनिकल स्पीड ऑन
दिस कॉन्सेप्ट सिमिलर टू मैकेनिकल स्पीड, ये मैकेनिकल स्पीड पे कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ऑन द अदर हैंड द रेट ऑफ रिएक्शन मे बी एक्सप्रेस्ड एज ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में एक टाइम इंटरवल, यहाँ टाइम इंटरवल मतलब होगा, यहाँ मतलब है टाइम इंटरवल, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में जो रिएक्शन कंप्लीट होती है उसको अपने बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यह यांत्रिक गति के समान अवधारणा है। दूसरे शब्दों में बात करें, अभिक्रिया की दर को समय के एक विशेष समय में के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक विशेष समय अंतराल में, यहाँ करना विशेष समय अंतराल, यहाँ करना मोमेंट ऑफ टाइम इंटरवल, यहाँ टाइम इंटरवल लगा देना आप, ठीक है। यहाँ करना आप समय अंतराल, अंतराल वर्ड यूज कर लेना यहाँ पर। समय अंतराल में होने वाली संपन्न अभिक्रिया को हम उस संपन्न होने वाली अभिक्रिया का वेग औसत अभिक्रिया वेग कहलाता है। चलें आगे। अगर हम बात करें और इसको डिफाइन करें, इसकी थ्योरी और पढ़ें, अपने थर्ड पॉइंट पढ़ें, दस द रेट ऑफ रिएक्शन मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी पॉइंट एंड द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट गिवन टाइम। मतलब जैसे मैंने बताया था कि सी T1 टाइम पे C1, T2 टाइम पे C2, तो उसका जो चेंज आया वो एवरेज चेंज आया, क्योंकि एवरेज चेंज क्यों आया, क्योंकि एक फिक्स टाइम इंटरवल में वो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, इसलिए ये बात बोल रहे हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया की दर को एक निश्चित समय पर किसी अभिक्रिया की अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। यही औसत अभिक्रिया वेग कहलाता है, जिसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, जो कि एक निश्चित समय अंतराल में संपन्न होता है। इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। चलिए आगे। अब ये हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की थ्योरी कंप्लीट हुई। आप इसके नोट्स बना लो, आराम से बनाना, पहले सुन लो, ठीक है। अब आती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की थ्योरी आती है। कैसे आपको लिखना है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ओवर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ये बात लिखनी है आपने, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत कम समय में सांद्रता में परिवर्तन आए, बहुत कम समय में, माइन्यूट टाइम लेवल में, माइन्यूट कंसंट्रेशन में चेंज आए, थोड़े से समय में थोड़ी सी सांद्रता में परिवर्तन आए, उसको बोलते हैं हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, यानी तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। समय के बहुत कम अंतराल पर किसी भी एक अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता के परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। डी वर्ड जहां लगा दिया, मतलब आप तात्क्षणिक यानी इंस्टेंटेनियस वर्ड का मीन कर रहे हैं। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें बच्चों, एक सिंपल से एक जनरल रिएक्शन ले रहा हूं मैं। इन जनरल रिएक्शन एक अभिक्रिया के लिए सामान्य तौर पर देखूं तो यहां पर एक रिएक्शन ले रहा हूं मैं, जिसको मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की फॉर्म में लिखूंगा। आपको एग्जाम में लिख करके आना है। देखो यहां पर क्या है, N1 ए क्या है, यहां पर रिएक्टेंट है, बी क्या है, अभिकारक है यानी रिएक्टेंट है, और इससे बन क्या रहा है, ए बी से सी और डी बन रहे हैं, है ना। अब ये N1 N2 ये क्या चीज़ है बच्चों, N1 N2 क्या है, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, एक इसकी स्टाइकोमेट्रिक है, इसकी रसमितीकरण है। M1 और M2 क्या है, इसकी स्टाइकोमेट्री है, यानी इतने मोल से इतने मोल बन रहे हैं और इतने मोल से इतने मोल बन रहे हैं। इसका मतलब ये है। आपको पता है कि स्टाइकोमेट्रिक का मतलब क्या होता है। स्टाइकोमेट्रिक जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, इंस्टेंटेनियस मतलब क्या है, डी लगा दो। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, डी लगा दो। और जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उसकी स्टाइकोमेट्रिक से उसको डिवाइड कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन सारे के सारे इक्वल आ जाते हैं। रिएक्टेंट का रिएक्टेंट के साथ, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट के साथ और रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ सब इक्वल आ जाते हैं। कैसे आते हैं बताता हूं तुम्हें। ये देखो, अब आपको मैंने बताया था कि उसकी जो जितनी भी स्टाइकोमेट्रिक है उसको 1 उससे डिवाइड कर दो, है ना। तो 1/N1 आ गया। और आपको पता चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कौन सा टाइम, माइन्यूट लेवल का टाइम, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी बहुत क्षणिक समय में एक ही सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम dA/dt लिखते हैं। और ये पता है ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, जहां डिक्रीमेंट आता है, जहां कमी आती है उसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये माइनस से कर दिया मैंने, ओके। अब आगे फिर B क्या है, एक रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन एट माइन्यूट टाइम, एक स्मॉल इंटरवल टाइम पे, यानी स्मॉल टाइम इंटरवल पे, यानी बहुत क्षणिक समय में होने वाला चेंज डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और माइनस निशान क्यों आया, क्योंकि ये एक रिएक्टेंट है जिसकी कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट आ रहा है। 1/N2 क्यों किया, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि स्टेक्योमेट्रिक से उससे डिवाइड कर देते हैं ताकि रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के दोनों इक्वल आ जाएंगे, ओके। ये अगर आपको बात समझ नहीं हो तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर लगाओ।
अब इजिकल टू 1/m1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कौन सा टाइम? स्मॉल इंटरवल वाला टाइम, यानी बहुत माइन्यूट समय में, बहुत क्षणिक समय पर जो चेंज आएगा उत्पाद की सांद्रता में, जिसको अपने प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू मोमेंट ऑफ टाइम, उसको अपने करेंगे dt/dt, और इसको अपने सारी की सारी इसकी जो स्टाइकोमेट्रिक है उससे अपने डिवाइड कर देंगे। तो ये इसका क्या आ गया, सारे के सारे इसके रेट ऑफ रिएक्शन आ गए, जो सारे के सारे इक्वल हैं, बराबर हैं, है ना। अगर बात करें तो अगर मैं आपको रिएक्शन दिखाऊं पीछे तो आपको ऐसे दिखेगी रिएक्शन। ये देखो, मैंने ये स्टाइकोमेट्रिक से डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, सारे इक्वल आ गया, सारे के सारे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल आ गए। तो इस तरीके से आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है। ओके बच्चों, कर दोगे आप? चले आगे, क्योंकि आगे आपकी क्लास का टाइम भी हो रहा है, मुझे पता है। तो अगर हम बात करें, अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने की बात करें, तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट मोमेंट ऑफ टाइम, एक क्षणिक समय में सांद्रता में परिवर्तन किसकी? अभिकारक की, जिसको अपने माइनस से लिखेंगे, माइनस लगा दो यहाँ पर। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कौन सा टाइम? मोमेंट ऑफ टाइम, एक क्षणिक समय में उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर लगा दो पॉजिटिव। अगर हम एवरेज की बात करें तो डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अगर एवरेज, अगर मोमेंट ऑफ टाइम नहीं, एक टाइम इंटरवल, एक समय अंतराल में वो अभिक्रिया हो रही है, एक टाइम लग रहा है उसमें, तब उसको अपने डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। चलें आगे। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि डेल्टा को डी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बात सीख लो आप बच्चों आप, कि ये देखो, ये एवरेज टाइम है, एवरेज वो रेट ऑफ रिएक्शन है, और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हाउ टू कन्वर्ट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, औसत अभिक्रिया वेग को तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग में कैसे बदलें। आपको ये बात पता है कि ये जो अभिक्रिया होती है, ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक टाइम इंटरवल में आता है, एक निश्चित समय में होने वाले अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, उसको अपने डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, समय के सापेक्ष। यहाँ पर सिंबल क्या आता है? माइनस का आता है। उसी तरीके से अगर मुझे इसको इंस्टेंटेनियस कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब डेल्टा टी टेंड टू जीरो। अगर डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल जीरो कर दो, है ही नहीं, टाइम इंटरवल बिल्कुल ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, तब उसको लिखेंगे डी आर अपॉन डी टी, माइनस का सिंबल आ जाएगा, है ना। अगर हम बात करें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में, एक टाइम इंटरवल में जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आया है, अगर उसको हम रिप्रेजेंट करें एज ए इंस्टेंटेनियस, तो आपको पता है कि डेल्टा टी को जीरो कर दो, डेल्टा टी टेंड टू जीरो, तो उसको कैसे लिखेंगे? डी पी अपॉन डी टी, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन माइन्यूट कंसंट्रेशन एट माइन्यूट टाइम लेवल, थोड़ी सी समय में थोड़ी सी सांद्रता में परिवर्तन, उसको अपने ऐसे लिखेंगे डेल्टा टी टेंड टू जीरो, है ना। टाइम इंटरवल जीरो कर दिया मैंने, बिल्कुल ना के बराबर, मोमेंट ऑफ टाइम, क्षणिक समय में। तो इस तरीके से अपने लिखते होते हैं बच्चों। तो आगे इसको नीचे और लिखें 10, इस प्रकार आर इंस्टेंटेनियस, यानी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस, यानी तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग बराबर क्या आएगा रिएक्टेंट के केस में? माइनस डी, यानी चेंज इन माइन्यूट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ माइन्यूट टाइम, थोड़ी सी सांद्रता में परिवर्तन अभिकारक की थोड़े से समय में, जिसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये क्या हो रही है? कमी हो रही है। इजिकल टू डी पी अपॉन डी टी, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट माइन्यूट लेवल एट माइन्यूट टाइम विद रिस्पेक्ट टू माइन्यूट टाइम, थोड़े से समय में थोड़ी सी सांद्रता में परिवर्तन उत्पाद की। तो इस तरीके से अब डी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। अब ये मैंने सारा कंप्लीट करवा दिया। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये हमने दो टाइप के पढ़ लिए। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन अपने कल पढ़ेंगे। ये हमारी बात खत्म हुई। बच्चों कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कुछ समझ में आया आज का। मैं एक एक लाइन तुम्हें बारीकी से एक्सप्लेन करता हूं और इसी तरीके से लास्ट टाइम तक एक्सप्लेन करता रहूंगा विद लॉजिक विद कॉन्सेप्ट। कुछ बच्चे बोले हमें आता है, लेकिन मैंने उसके लिए काम करना जिसको नहीं आता। अगर एक सिंगल बच्चे को भी नहीं आता तो मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं डीप करवाता हूँ बच्चों। कुछ बच्चों को आता होगा, बिल्कुल उनके लिए नॉर्मल सी चीज़ होगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें हार्ड होती जाती हैं। तो मैंने उस बच्चे के लिए काम करना है जो बच्चा जिसको ऐसा स्कूल नहीं मिला जहाँ पर अच्छी शिक्षा और अच्छा एजुकेशन एनवायरनमेंट नहीं मिला है, उस बच्चे के लिए मैं ऐसा करवा रहा हूँ।
मुझे पता है कुछ बच्चे हैं जो बहुत बढ़िया स्कूल से पढ़ के आए हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो बेचारे बहुत गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ करके आए हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ करके आए हैं, जहाँ पर पढ़ाई वाला माहौल नहीं था, या था वो मैटर नहीं करता, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जहाँ पर पढ़ाई वाला माहौल नहीं था, बहुत कम था। उनके लिए मैं ये चीज़ें करवाता हूँ डीप में, ताकि उनको समझ में आ सके। या जिनको कोई अच्छा टीचर नहीं मिला अपनी 11th-12th में, उनके लिए मैं चीज़ें करवा रहा हूँ ताकि उनका कोई लॉस ना हो। जिनको आता है वो अच्छी बात है, और वो अपने आप को इलेबोरेट करें, लेकिन मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ जिनको नहीं आता है, जो 11th-12th में ढंग से नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई वो मतलब वो नहीं होना चाहिए कि हम नहीं पढ़ पाए हैं। जो पढ़ पाए हैं वो भी अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ पाए हैं वो भी अच्छी बात है। अब बीएससी बीएड सेकंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर में मैं आपको बिल्कुल इक्वल कर दूंगा, है ना। हम मेरे लिए सारे बच्चे समान हैं, सारे बच्चे मेरे लिए फेवरेट है, पूरी की पूरी क्लास मेरे लिए फेवरेट है। मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है किसी के लिए भी। सब बच्चों में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हर बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। चाहे वो बच्चा पढ़ाई में होशियार हो सकता है वो बच्चा डांसिंग में होशियार हो सकता है वो बच्चा सिंगिंग में होशियार हो। तो कभी भी नेगेटिव लेकर के नहीं चलना बच्चों। आपने जीवन में इसी तरीके से आपको आगे जाना है और आगे बढ़ना है। सिर्फ हमें ये नहीं देखना कि मैं पढ़ाई में नालायक हूँ तो इसका मतलब मैं डाउनवर्ड मान लो। आपको डाउन नहीं मानना है। आप और चीज़ों में बहुत क्वालिटी है आप में, जो सिर्फ भगवान ने आपको दी है और किसी को नहीं दी है। तो बच्चों एक बात को हमेशा ध्यान रखना, गॉड गिफ्टेड एक क्वालिटी आपको मिलती है, वो आपको पहचाननी है, आपको आइडेंटिफाई करनी है कि मेरे अंदर क्या है वो गॉड गिफ्टेड। ढूंढो उसको और उसी को जी जान लगा दो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ये आपका एम ऑफ लाइफ होगा। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं फिर। बाय बच्चों, आपकी क्लास का टाइम हो गया, जाओ।